नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहित देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रमाप लागत। स्टैंडर्ड कॉस्ट। प्रत्येक व्यक्ति, एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति अपने जीवन में कोई न कोई लक्ष्य निर्धारित करता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है वो कार्य करता है। एक विद्यार्थी जीवन में भी विद्यार्थी द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और उसके पीछे लक्ष्य के अनुरूप ही जो है परीक्षा की तैयारी की जाती है, या फिर उसे अगर कोई करियर चुनना हो, उसने अगर कोई लक्ष्य निर्धारित कर रखा है तो उस करियर के लिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो है जो उसके अनुरूप कार्य करता है। तो इसी प्रकार व्यवसाय में भी कई प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। तो जो व्यवसाय के प्रबंधक हैं वो लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो पहले लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, और लक्ष्यों के निर्धारण के बाद उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य किया जाता है। और फिर जो कार्य के पश्चात, कार्य की समाप्ति के बाद पुनरावलोकन किया जाता है, यानी कि रिव्यू किया जाता है। तो पहले लक्ष्यों का निर्धारण कर लिया जाता है व्यवसाय में, और फिर उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य किया जाता है, और फिर कार्य की समाप्ति के बाद उस कार्य, जो कार्य किया है उसका पुनरावलोकन किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि प्रबंधक के जो कार्य है वो कार्य है नियोजन का। तो पहले प्रबंधक योजना बनाते हैं, नियोजन करते हैं और लक्ष्य का निर्धारण करते हैं। फिर जो है प्रबंधक संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरणा आदि का कार्य करते हैं। तो पहले लक्ष्य निर्धारण किए जाते हैं, नियोजन किया जाता है, फिर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य किया जाता है, उस कार्य के लिए संगठन किया जाता है, निर्देशन दिया जाता है और कर्मचारियों को अभिप्रेरणा दी जाती है, और फिर बाद में जो है नियंत्रण का कार्य किया जाता है। तो किसी व्यवसाय में जो लक्ष्य है वो लक्ष्य उत्पादन के संबंध में हो सकता है कि प्रोडक्शन का टारगेट पहले ही निर्धारित कर लिया जाए, या फिर जो लक्ष्य है विक्रय के संबंध में हो सकता है, जो सेल्स टारगेट है, सेल्स बजट पहले ही तैयार कर लिया जाता है और उसके अनुरूप कार्य किया जाता है। लाभों के संबंध में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लाभों के संबंध में लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं। तो पहले उत्पादन, विक्रय या लाभों के संबंध में जो है लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैं, फिर उन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य किया जाता है, और अंत में फिर जो है नियंत्रण का कार्य यानी कि रिव्यू का कार्य किया जाता है कि जो उत्पादन लक्ष्य रखा था, उत्पादन लक्ष्य के अनुरूप जो है हमने उत्पादन के लक्ष्यों की प्राप्ति की या नहीं की, लक्ष्यों के अनुरूप उत्पादन हुआ या नहीं हो पाया, विक्रय का जो लक्ष्य रखा था उसके अनुरूप विक्रय किया गया या नहीं किया गया, सेल्स टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ, ये नियंत्रण में शामिल होता है। और लाभों की प्राप्ति, लक्षित लाभों की प्राप्ति व्यवसाय कर पाया या नहीं कर पाया, ये सब नियंत्रण के अंतर्गत आता है। तो ये सारी क्रियाएं, उत्पादन, विक्रय और लाभों के लिए जो भी बजट तैयार किया जाता है, इनके लिए लागतों के संबंध में जो लक्ष्य, जो टारगेट रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी क्रियाएं लागतों पर निर्भर करती हैं। अगर लागतें नियंत्रित नहीं हो, लागतों के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाए, तो फिर विक्रय कर पाना मुश्किल होगा, विक्रय का टारगेट अचीव कर पाना मुश्किल हो जाएगा, और फिर जो है जो लक्षित लाभ है वो भी प्राप्त करने असंभव हो जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है लागतों का नियंत्रण, लागतों के संबंध में लक्ष्य निर्धारित करना, लागतों के संबंध में लक्ष्य निर्धारित करना। तो लागत के तत्व, तो लागत के कौन कौन से तत्व हैं? लागत में एक तो है सामग्री, दूसरा है श्रम, और तीसरा है ऊपरी व्यय या अन्य व्यय।
मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। तो जिस प्रकार उत्पादन के संबंध में, विक्रय के संबंध में, लाभों के संबंध में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, उसी प्रकार लागतों के संबंध में भी लक्ष्य निर्धारित किया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित करके ही लागतों पर नियंत्रण संभव है। तो लागत के तत्व है सामग्री, श्रम और ऊपरी व्यय। तो पहले हम बात करते हैं सामग्री के संबंध में, कि सामग्री के संबंध में लक्ष्य कैसे निर्धारित किए जाते हैं। तो जो भी लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं सामग्री के संबंध में या सामग्री लागत के संबंध में, उनको हम प्रमाप कहते हैं। देखते हैं क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं। तो सामग्री के संबंध में जो है 3 प्रकार से सामग्री नियंत्रण के लिए 3 प्रकार से लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं। सामग्री की मात्रा के संबंध में, यानी क्वांटिटी के संबंध में, या फिर सामग्री के मूल्य के संबंध में, और सामग्री की कुल लागत के संबंध में। मात्रा और मूल्य को अगर गुणा कर दिया जाए तो कुल लागत प्राप्त होती है सामग्री की। तो सामग्री लागत के संबंध में जो भी लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उनको प्रमाप कहा जाता है। एक प्रकार से वो माप है, एक मानक है, एक आदर्श का काम करते हैं। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक इकाई के उत्पादन के लिए प्रमाप, यानी कि एक इकाई के उत्पादन के लिए लक्ष्य रखा गया। क्या लक्ष्य रखा गया? कि सामग्री की जो मात्रा है वो 5 किलो काम में आएगी। किसी भी कारखाने में, किसी भी व्यवसाय में अगर एक इकाई का उत्पादन किया जाए, जो वस्तु उत्पादित की जा रही है उसका अगर एक इकाई का उत्पादन किया जाए तो 5 किलो जो है सामग्री की मात्रा काम में आती है। और ये प्रमाप कैसे निर्धारित किए जाते हैं? ये प्रमाप जो है जो पूर्व अनुभवों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। तो पूर्व अनुभवों के आधार पर यह निर्धारित किया गया कि एक इकाई के लिए 5 किलो सामग्री की मात्रा काम में आएगी, और इस सामग्री को खरीदने के लिए इसका मूल्य है वो 50 रुपए पर केजी होगा। यह भी पूर्व अनुभवों के आधार पर निर्धारित किया गया। और जो कुल लागत है वो 250 रुपए की आएगी, क्योंकि कुल लागत, सामग्री की कुल लागत मात्रा और मूल्य का जो है गुणा करने पर प्राप्त हो जाती है। तो ये हमने प्रमाप निर्धारित कर लिया। वस्तु के उत्पादन से पहले जो सामग्री की लागत के संबंध में जो लक्ष्य रखा है, जो प्रमाप निर्धारित किया है, वो हमने निर्धारित कर लिया है कि एक इकाई के लिए 5 किलो जो सामग्री की मात्रा चाहिए और 1 किलो का 50 रुपए मूल्य लगेगा, और कुल मिलाकर जो सामग्री की लागत है एक इकाई के पीछे 250 रुपए की कुल लागत आएगी। लेकिन जब सामग्री का वास्तविक उत्पादन हुआ तो वास्तविक आंकड़े क्या कहते हैं? जब एक इकाई का उत्पादन किया गया तो जो वास्तविक आंकड़े प्राप्त हुए वो आंकड़े क्या प्राप्त हो सकते हैं? तो मात्रा एक इकाई के उत्पादन में 4.5 किलो लगी या फिर 5.5 किलो प्रयोग हुई। ऐसा भी हो सकता है कि जो मूल्य था वो 48 रुपए पर केजी पर खरीदा गया। सामग्री की मात्रा 48 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदी गई, या फिर 52 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदी। तो हमने सामग्री के संबंध में प्रमाप निर्धारित कर लिए, सामग्री लागत के संबंध में लक्ष्य निर्धारित कर लिए, और जब हमने वास्तविक उत्पादन किया तो हमने पाया कि प्रमाप में और जो वास्तविक है आंकड़े हैं उनमें अंतर आ रहा है। क्या अंतर आ रहा है? कि हमने मात्रा सोची थी एक इकाई के उत्पादन में कि 5 किलो मात्रा लगेगी सामग्री की, लेकिन वास्तव में 4.5 किलो या फिर 5.5 किलो मात्रा का उपयोग किया गया है। इसी प्रकार जो है सामग्री खरीदने में का जो मूल्य हमने निर्धारित किया था वो 50 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य निर्धारित किया था, लेकिन जब वास्तव में हमने क्रय किया तो ये पाया कि जो सामग्री है वो 48 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदी गई है, या फिर 52 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदी गई है। तो यह हमको अंतर देखने को मिल रहा है। तो जो ये अंतर आ रहा है प्रमाप में और वास्तविक आंकड़ों में जो अंतर आ रहा है, इस अंतर को विचरण कहा जाता है। इस अंतर को वास्तविक लागत, प्रमाप लागत एवं वास्तविक लागत में के अंतर को विचरण कहा जाता है।
विचरण को इंग्लिश में कहेंगे वेरिएंस। वेरिएंस इंग्लिश का शब्द है वेरी, VARY, VERY। तो VERY वेरी का मतलब होता है अधिक, और जो ये वेरी है VARY इसका मतलब होता है परिवर्तन, कुछ अंतर। तो वेरी से बना है वेरिएंस, जो अंतर है, जो विचरण है, वो वेरिएंस कहलाता है। तो जो सामग्री की मात्रा में, मूल्य में और कुल लागत में जो अंतर आया है प्रमाप और वास्तविक लागत में, तो इस अंतर को हम मटेरियल वेरिएंस, सामग्री विचरण कहेंगे। तो हमने बात की थी कि कार्य की समाप्ति के बाद पुनरावलोकन किया जाता है जिससे नियंत्रण किया जा सके। तो इसी प्रकार जो कार्य की समाप्ति हुई है, सामग्री के हमने प्रमाप निर्धारित कर लिए और फिर हमने वास्तविक आंकड़े एकत्रित किए, और इन दोनों में जो अंतर आया है, ये अंतर जानने के पीछे कारण ये है कि नियंत्रण किया जा सके। तो सामग्री पर नियंत्रण किया जा सके जिससे उत्पादन की लागत को कम से कम रखा जाए और अधिक से अधिक मात्रा में माल का विक्रय किया जाए और अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए। तो इस प्रकार सामग्री विचरण ज्ञात करने के कई फॉर्मूले हैं, कई सूत्र हैं। तो इस चैप्टर में पहले जब हम प्रमाप लागत की बात कर रहे हैं, तो प्रमाप लागत में हम सामग्री विचरण पढ़ेंगे। हम सामग्री के संबंध में जो विचरण है, जो भी वेरिएंसेज हो सकते हैं, मटेरियल वेरिएंसेज, वो हम याद करेंगे। मटेरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसमें मटेरियल वेरिएंसेज, पहले हम मटेरियल वेरिएंसेज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और वेरिएंस ज्ञात करने के पीछे कारण ये होता है कि जिससे प्रबंधक जो है वो नियंत्रण कर सके उस तत्व पर। तो सामग्री लागत पर नियंत्रण करने के लिए सामग्री विचरणों का ज्ञान होना, सामग्री विचरणों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो इस चैप्टर में हम सामग्री विचरण पढ़ेंगे पहले। तो हम बात करेंगे सामग्री विचरण की, मटेरियल वेरिएंसेज की। तो सामग्री जो कि लागत का एक तत्व है, तो सामग्री के संबंध में जो बात की थी कि प्रमाप किस प्रकार से निर्धारित किए जा सकते हैं, तो सामग्री के लिए मात्रा के संबंध में प्रमाप निर्धारित किया जा सकता है, लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है, सामग्री के मूल्य के संबंध में लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है, और इसी प्रकार जो है सामग्री की कुल लागत के संबंध में प्रमाप निर्धारित किया जा सकता है। तो हमने सामग्री की मात्रा, सामग्री का मूल्य और सामग्री की कुल लागत के संबंध में प्रमाप निर्धारित कर लिए, और फिर हम वास्तविक आंकड़े ज्ञात करेंगे। और प्रमाप जो लागत है और वास्तविक लागत है उसमें अंतर देखेंगे। अगर अंतर है तो प्रमाप लागत और वास्तविक लागत में जो अंतर है वो सामग्री विचरण कहलाता है, मटेरियल वेरिएंसेज कहलाते हैं। तो हमने सामग्री की मात्रा के संबंध में प्रमाप निर्धारित किए थे। तो सामग्री की मात्रा का, प्रमाप मात्रा का सामग्री की वास्तविक मात्रा से जो है तुलना की जाएगी, और जो है सामग्री की मात्रा के संबंध में विचरण ज्ञात किया जाएगा। इसी प्रकार सामग्री का जो प्रमाप मूल्य है, सामग्री के प्रमाप मूल्य की सामग्री के वास्तविक मूल्य से तुलना की जाएगी, और जो विचरण ज्ञात किया जाएगा उसको सामग्री मूल्य विचरण कहा जाता है। इसी प्रकार सामग्री की कुल लागत के संबंध में भी विचरण ज्ञात किया जाएगा। तो पहले हम बात करें सामग्री की कुल लागत की। तो सामग्री की कुल लागत के संबंध में जो विचरण ज्ञात किया जाता है उसको सामग्री लागत विचरण कहते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसको शॉर्ट में MCV भी कहते हैं, और इसका सूत्र है, इसका फॉर्मूला है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो जो हमने कुल प्रमाप लागत जो निर्धारित की थी, जो प्रमाप हमने निर्धारित किए थे, तो कुल प्रमाप लागत में से जो कुल वास्तविक लागत घटा दी जाएगी। सामग्री की कुल प्रमाप लागत में से सामग्री की कुल वास्तविक लागत घटा दी जाएगी, और जो राशि प्राप्त होगी वो विचरण कहलाएगी। शॉर्ट में इसको टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट बोलते हैं। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे ज्ञात करेंगे, तो कुल लागत कैसे ज्ञात करेंगे कि हमने मात्रा को मूल्य से गुणा कर दिया था तो कुल लागत ज्ञात होगी। तो इस प्रकार जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने निर्धारित करी है सामग्री की, उसको जो सामग्री का स्टैंडर्ड प्राइस निर्धारित किया है उससे गुणा कर देंगे, तो
सामग्री की कुल लागत ज्ञात हो जाती है, कुल प्रमाप लागत ज्ञात हो जाती है। इसमें से जो एक्चुअल क्वांटिटी लगी वस्तु के उत्पादन में, उस एक्चुअल क्वांटिटी को जिस वास्तविक मूल्य पर खरीदा गया, एक्चुअल प्राइस पर खरीदा गया, उससे गुणा कर देंगे तो सामग्री की कुल वास्तविक लागत ज्ञात हो जाएगी। तो एनसीवी या मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ज्ञात करने का फॉर्मूला है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है SQ इंटू SP माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। तो इसी प्रकार हमने कुल लागत के संबंध में सामग्री लागत विचरण ज्ञात कर लिया। अब सामग्री की मात्रा के संबंध में विचरण ज्ञात करना है, तो सामग्री मात्रा विचरण कहलाता है। इसको मटीरियल क्वांटिटी वेरिएंस कहते हैं। MQV और MQV का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। जो हमने जो सामग्री की प्रमाप मात्रा निर्धारित की थी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उसमें से जो वास्तविक मात्रा हमने उत्पादन में लगी है, एक्चुअल क्वांटिटी को घटा देंगे और फिर जो राशि प्राप्त होगी और जो परिणाम प्राप्त होगा वो सामग्री मात्रा विचरण कहलाता है। तो मात्रा के संबंध में सामग्री मात्रा विचरण ज्ञात कर लिया, कुल लागत के संबंध में सामग्री लागत विचरण ज्ञात कर लिया, और मूल्य के संबंध में जो है हमने सामग्री मूल्य विचरण ज्ञात करेंगे। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसको MPV भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला है MPV का स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो जो हमने प्रमाप मूल्य स्टैंडर्ड प्राइस निर्धारित किया था, उसमें से जो वास्तविक मूल्य सामग्री का खरीदने के लिए जो हमने चुकाया, उसको एक्चुअल प्राइस को घटा देंगे और फिर जो परिणाम आता है उसको एक्चुअल क्वांटिटी से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार सामग्री मूल्य विचरण ज्ञात करेंगे। तो सामग्री के संबंध में हमने बात की थी कि 3 प्रकार के प्रमाप निर्धारित किए जा सकते हैं, मात्रा के संबंध में, मूल्य के संबंध में और कुल लागत के संबंध में। और उन प्रमापों की तुलना जब वास्तविक आंकड़ों से, वास्तविक लागत से की जाती है, तो उस तुलना से जो परिणाम प्राप्त होता है उसको विचरण कहा जाता है। तो कुल लागत के संबंध में जो विचरण की गणना की जाती है उसको सामग्री लागत विचरण कहा जाता है। मात्रा के संबंध में जो विचरण की गणना की जाएगी, अंतर की गणना की जाएगी, उसको सामग्री मात्रा विचरण कहते हैं। और मूल्य के संबंध में जो हम अंतर देखते हैं, जो हम विचरण ज्ञात करते हैं, उनको सामग्री मूल्य विचरण कहा जाता है। और इस प्रकार से फॉर्मूले के आधार पर जो है ये तीनों विचरण, तीनों वेरिएंसेस ज्ञात किए जाते हैं। अब देखिए, मात्रा और मूल्य इनको गुणा करने पर कुल लागत प्राप्त हुई। तो जो कुल लागत है वो इन दोनों का योग ही है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि MCV इज इक्वल टू MQV प्लस MPV। और अगर इन दोनों का योग MCV के बराबर है तो हमारा सॉल्यूशन जो है सही है, हमने सही हल किया है क्वेश्चन का। अब जो विचरण है, विचरण भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक अनुकूल विचरण हो सकता है और दूसरा प्रतिकूल विचरण। यानी कि जो लागत हमने सोची थी, जो प्रमाप लागत हमने निर्धारित की थी, अगर उस लागत से जो वास्तविक लागत है वो कम आई है, तो ये जो है विचरण हमारे फेवर में है। यानी कि हमने सोचा था कि 100 रुपए की लागत आएगी, किसी एक इकाई के उत्पादन में सामग्री की लागत आएगी 100 रुपए की, लेकिन वास्तव में हमने खर्चा किया 90 रुपए का। तो यानी कि ये जो लागत है ये हमारे फेवर में है व्यवसाय के, ये अनुकूल है। तो ये जो 10 रुपए की राशि है ये फेवरेबल कहलाएगी, ये अनुकूल विचरण कहलाएगा। F यानी फेवरेबल, अनुकूल, तो ये व्यवसाय के लिए अनुकूल है। लेकिन जो प्रमाप निर्धारित हुआ था, सामग्री की एक इकाई के उत्पादन के लिए 100 रुपए लागत आनी चाहिए, हमने प्रमाप निर्धारित किया था, लेकिन वास्तव में अगर खर्चा हुआ 110 रुपए का, तो ये व्यवसाय के लिए प्रतिकूल है। तो ये जो 10 रुपए है ये यहां पर एडवर्स कहलाएंगे। ये जो A है ये है एडवर्स, प्रतिकूल। तो इस प्रकार से जो विचरण
विचरण है वो फेवरेबल हो सकता है या फिर एडवर्स हो सकता है, अनुकूल या प्रतिकूल विचरण हो सकता है। तो प्रबंधकों द्वारा सामग्री के संबंध में विचरण ज्ञात कर लिए जाते हैं और फिर विचरण ज्ञात करके विचरण के कारणों का पता लगाया जाता है कि क्या कारण रहे विचरण के। तो सामग्री के मात्रा के संबंध में विचरण हो सकता है, मूल्य के संबंध में विचरण पाया जा सकता है और फिर अंततः कुल लागत के संबंध में विचरण जो है प्राप्ति विचरण जो है ज्ञात किया जा सकता है। तो मात्रा के संबंध में जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और जो एक्चुअल क्वांटिटी है उनमें जो अंतर है वो मात्रा के संबंध में विचरण कहलाता है, सामग्री मात्रा विचरण। तो इसके पीछे कारणों का पता लगाया जाता है। तो क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहला कारण तो ये हो सकता है कि जो ये स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया, जो ये प्रमाप मात्रा निर्धारित की गई सामग्री की, इसी मात्रा के निर्धारण में कोई त्रुटि रह गई हो तो फिर इसको सुधारा जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो स्टैंडर्ड में ठीक था लेकिन जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो कम या अधिक लगने के पीछे कारण ये हो सकता है कि किसी उत्पादन प्रक्रिया में, उत्पादन तकनीक में कोई बदलाव हो गया हो। इस वजह से क्या हुआ कि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी निर्धारित करी थी और जो एक्चुअल क्वांटिटी जो प्रयोग में आई उसमें जो है अंतर आ गया। या तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बजाय एक्चुअल क्वांटिटी कम प्रयोग हुई क्योंकि तकनीकी विकसित हो गई, अच्छी मशीनें लगा दी गई, या फिर जो है मशीनों में गड़बड़ी हो गई या अप्रचलित पुरानी मशीनें काम में लेने की वजह से सामग्री की अधिक मात्रा का उपयोग हो रहा है, या फिर श्रमिकों की लापरवाही की वजह से या फिर किसी अन्य कारण से जो है जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो अधिक प्रयोग में आई। तो इनमें अंतर के कुछ कारणों का पता लगाया जाता है और फिर सुधारात्मक, नियंत्रणात्मक कार्य किए जाते हैं जिससे भविष्य में ये विचरण समाप्त हो जाए या कम से कम आए। दूसरा, मूल्य के संबंध में विचरण हो सकता है। तो जो स्टैंडर्ड प्राइस है और जो एक्चुअल प्राइस है उनमें अंतर पाया जा सकता है। तो इनमें अंतर का कारण ये हो सकता है कि जो स्टैंडर्ड प्राइस है उसके निर्धारण में ही कोई त्रुटि रह गई हो, या फिर जो ये स्टैंडर्ड निर्धारित किए गए हैं ये असामयिक हो, मतलब उनको इनमें समय के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जा रहा, इनमें संशोधन नहीं किया जा रहा। या फिर कारण ये हो सकता है कि जो वस्तु खरीदी गई है, यानी जो वस्तु के निर्माण के लिए जो सामग्री खरीदी गई है वो सामग्री की किस्म अलग हो, कोई अलग प्रकार की किस्म की सामग्री खरीदी गई है। जो स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया था वो किसी अन्य किस्म की सामग्री के निर्धारित किया गया था और जो वास्तव में जो सामग्री खरीदी गई वो एक किसी अलग प्रकार के किस्म की, उच्च किस्म की या निम्न किस्म की सामग्री खरीदी गई है। इस वजह से जो है सामग्री मूल्य में अंतर पाया जा सकता है। और कुल मिलाकर इन कारणों से जो अंतर आ रहा है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट और टोटल एक्चुअल कॉस्ट में, तो इन कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक कार्य किए जाते हैं, नियंत्रणात्मक कार्य किए जाते हैं और भविष्य में जो है सामग्री लागतों पर नियंत्रण करना संभव हो पाता है। तो आज की क्लास में हमने प्रमाप लागत की बात की, हमने प्रमाप की बात की कि जो प्रमाप है वो मानक है, वो एक प्रकार का माप है, आदर्श है और प्रमाप ज्ञात कर लिए जाते हैं और फिर प्रमाप की तुलना वास्तविक लागत से, वास्तविक आंकड़ों से की जाती है और उनके अगर उनमें अंतर पाया जाता है तो उस अंतर को विचरण कहते हैं और विचरण ज्ञात करके विचरण के कारणों का पता लगाया जाता है जिससे जो है नियंत्रण किया जा सके लागत पर, भविष्य में सुधारात्मक उपाय किए जा सके जिससे लागतों पर नियंत्रण हो और लागतों पर नियंत्रण होने के कारण जो है जो उस माल को अधिक से अधिक विक्रय किया जा सके और अधिक से अधिक विक्रय करके जो है संस्था के लाभों में वृद्धि की जा सके। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।